हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सफलतागंज। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड तैयारी भी आपकी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो अपने घटना चक्र की सीरीज में जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, आप सब जानते हैं इस चीज को। उसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि हम आज से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, जो कि है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, या जिसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं, जो जिसका गठन कब हुआ, 1946 में हुआ। और तो चलिए इसके आगे हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और क्या एम था इसका, क्या इसका रेलेवेंस था। तो कांग्रेस के द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने क्या किया कि कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन के लिए निमंत्रण दिया, ठीक है। तो जितने भी नवीनतम प्रस्ताव थे उसको स्वीकार जब कर लिया गया, तो 12 अगस्त 1946 को वेबल ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब उस समय जो अध्यक्ष थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए और अपनी अंतरिम सरकार यानी कि टेम्परेरी गवर्नमेंट का गठन कीजिए। तो 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, ठीक है। तो घोषणा कब की गई, 24 अगस्त 1946 को, और गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। इसका गठन हो गया, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इसमें स्टार्टिंग में जो मुस्लिम लीग थी इससे बाहर थी, उसका इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये क्या थे, तो उसमें ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो कभी कभी देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी कैबिनेट बनी थी उससे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसमें सब बदल गए थे, ठीक है, अदल बदल गए थे। तो जो जरूरी नहीं है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट जिसका था वही जो फाइनल जो गवर्नमेंट बनी हमारी, स्थायी जो सरकार बनी हमारी परमानेंट गवर्नमेंट, उसमें भी उनको वही डिपार्टमेंट मिला था, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें जो खाद्य और कृषि मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह जी के पास था। ये पूछा जाता है, ये ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूं मैं कि नहीं, ये खाद्य और कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जो फॉरेन अफेयर्स था, ठीक है, तो विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित मामले जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। अब 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग दिया गया, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट जो था वो आसफ अली को दिया गया। 1946 में जो लॉर्ड वेबल के बहुत कहने पर अंतरिम सरकार में शामिल होने को मुस्लिम लीग तैयार हो गई, ठीक है, यहाँ भी उन लोगों की चाल थी, ठीक है। और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए, किसमें, सरकार में। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको उसमें वेवल ने बहुत समझाया मुस्लिम लीग को कि आप इस गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए। तो 1946 में बहुत कहने सुनने पर 5 लोग जो मुस्लिम लीग के थे वो शामिल हो गए, किसमें, आपके इंटरिम गवर्नमेंट में। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, ठीक है। तो जो लियाकत अली थे वो वित्त मंत्री बने, और उन्हें जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर ज्यादा कर लगाए। तो अब मुस्लिम लीग वैसे भी खुन्नस तो खाई हुई थी, क्योंकि उनका पृथक पाकिस्तान की मांग जो डिस्कार्ड कर दी गई थी। तो उन्होंने क्या किया, लियाकत अली जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो जब उन्होंने बजट पेश किया तो उसमें जो आपके बिजनेसमैन थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पर ज्यादा टैक्स लगा दिए, ठीक है। और 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि उसमें मंत्री नहीं थे, मतलब अबुल कलाम आजाद जी को कैबिनेट का कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला था। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 मंत्री कांग्रेस के थे, ठीक है। और कांग्रेस के वो मंत्री कौन कौन से थे एक बार बस रीड कर लेंगे आप इसे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जॉन मैथाई, सरदार बलदेव सिंह, शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा, ठीक है। ये इतने नाम याद रखेंगे। ये 12 लोग कौन थे, ये कांग्रेस से थे। जबकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे, ठीक है।
तो प्रारंभ में नहीं थे, बाद में आपको पता है कि 5 सदस्य मुस्लिम लीग से आके शामिल हुए। तो लियाकत अली अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया। मतलब 2 सितंबर 1946 वाली गवर्नमेंट में ये लोग नहीं थे, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को जब गवर्नमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो उसमें इनको मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य, कौन थे वो, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खां को हटना पड़ा। अब भाई डिपार्टमेंट तो लिमिटेड ही है, ठीक है, तो इनके इन लोगों के आने की वजह से 3 लोगों को, जो कि थे सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शफात अहमद खां, इन तीनों को अपना अपनी जगह थी, अपना स्थान था, वो छोड़ना पड़ा। अब बंगाल में ए फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक कृषक प्रजा पार्टी बनी, ठीक है। तो बंगाल में क्या हुआ कि फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी बनी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आ गई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। तो ये आप याद रखिएगा कि ए फजलुल हक ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल भी बना, जो 14 अगस्त 1947 तक रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। तो याद रखिएगा कि जो गठबंधन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसके जो प्रधानमंत्री थे वो एच.एस. सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी, ठीक है, कि 16 अगस्त 1946 को हम सीधी कार्यवाही बनाएंगे। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने क्या किया कि कहा कि हमें स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की, ठीक है। और इस डेट को, मतलब कि इस सीधी कार्यवाही दिवस को, यानी 16 अगस्त 1946 को उन्हें क्या करना था, मुस्लिम लीग को आतंक का माहौल बनाकर प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब दंगे कर दो कि ये प्रूफ हो जाए कि हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते, तो हमें एक सेपरेट पाकिस्तान मिल जाएगा। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। नोआखली गुजरात में है। तो नोआखली एक सेकंड, नोआखली गुजरात है या महाराष्ट्र है? नोआखली जो है आपका, वो एक्चुअली बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो नोआखली जो था वो दंगे का प्रमुख केंद्र रहा, राइट। तो नोआखली में इन्होंने खूब दंगे फैलाए, क्योंकि बांग्लादेश, अब सोचेंगे आप बांग्लादेश कहाँ से आ गया, जब इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। तो देखिए, उन्होंने कहा था, जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड क्या थी कि हमें एक ईस्टर्न पाकिस्तान चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया, ठीक है, गंदा सा मैप बनाया मैंने, ठीक है, चलिए यहाँ पे कहीं मान लीजिए बांग्लादेश है, यहाँ पर हमारा जो है पाकिस्तान है। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि हमें ईस्टर्न पाकिस्तान चाहिए, ईस्ट पाकिस्तान, और एक हमें चाहिए वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को उन्होंने बोला था, ठीक है। वेस्ट में जो पाकिस्तान है वो तो पाकिस्तानी था, लेकिन ईस्ट वाला पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश था, ठीक है, बांग्लादेश था। तो वो ये चाहते थे, तो इसलिए नोआखली में दंगे उन्होंने किए थे। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, तो हमारा नोट्स का पार्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थोड़ा सा नोट्स का पार्ट था जिसको हमने देख लिया, थोड़ी सी हमें जानकारी मिल गई। और अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में की अध्यक्षता किसने की थी? जो हमारी अंतरिम कैबिनेट बनी थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसको अभी हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, 2 सितंबर 1946 को ये बनी थी, ठीक है। 12 अगस्त को वेवल ने भेजा था प्रस्ताव, 24 अगस्त को घोषणा हुई और 2 सितंबर को गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर है, याद रखिएगा, 2 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। ऐसे ही रक्षा मंत्रालय पूछ देगा कि किसके पास था, तो बलदेव सिंह के पास था। विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय किसके पास था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। ये सब याद रखना है हमें,
ठीक है, फिर जब हमारी परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें भी हमें डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय आपको दिया गया था आसफ अली जी को। ठीक है, आसफ अली। नेक्स्ट है 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? तो लियाकत अली खान को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, वित्त विभाग दिया गया था। और वो मतलब इस बात से नाराज तो थे ही कि पृथक पाकिस्तान की मांग नहीं स्वीकार की गई, तो मुस्लिम लीग इससे नाराज थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन पे टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था जब उन्होंने बजट को पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था? तो हमने भी पढ़ा कि लियाकत अली खान जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सिंह थे, अली जहीर भी थे, बी आर अम्बेडकर आपके अंतरिम गवर्नमेंट के सदस्य नहीं थे। इनका नाम हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, 12 लोग जो 12 कांग्रेसी थे उसमें इनका नाम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली खां थे। अच्छा, 2 सितंबर, देखिए 2 सितंबर को तो लियाकत अली नहीं थे ना। 2 सितंबर को क्यों होंगे लियाकत अली? क्योंकि वो तो मुस्लिम लीग से थे और वो तो 24 अक्टूबर को आई है। और ये अबुल कलाम आजाद, इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी मैं। अबुल कलाम आजाद भी आपके इस इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए 26 अक्टूबर था, 24 अक्टूबर नहीं, 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हुए अपनी इंटरिम गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ठीक है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बना ली थी। बंगाल में सरकार मुस्लिम लीग ने बना ली थी। देखें यहाँ से कि बंगाल में ए के फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा और इस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री एच एस सुहरावर्दी थे। इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो वो उन्होंने 16 अगस्त 1946 सुनिश्चित की थी और नोआखली बांग्लादेश में बहुत सारे दंगे भी किए और ये बताना चाहा कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते शांतिपूर्वक। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, अंतरिम सरकार के बारे में, जिसको हमने नोट्स और क्वेश्चन सहित कंप्लीट कर लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, कैसे इंडिया डिवाइड हुआ। ठीक है, कैसे पार्टीशन हुआ, हमारे इंडिया का डिवाइड नहीं बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ और कैसे हमें स्वतंत्रता मिली। तो आज हम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, आज हम इसको करेंगे और आज फाइनली हम आजाद हो जाएंगे। मतलब घटना चक्र में आजादी हमें मिल जाएगी। इस टॉपिक घटना चक्र बुक में से हमें इस टॉपिक से आजादी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम अभी कंप्लीट करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक्स भी नहीं होते और आप लाइक भी नहीं करते हैं। आप मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके वाला काम करते हैं, देख तो लेते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट्स भी नहीं करते हैं, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी बताते भी नहीं है। तो इस तरीके से तो नहीं काम चलेगा ना। आपको लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल को। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। यस, तो भारत की स्वतंत्रता के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो 1947 के टाइम पे यानी 15 अगस्त 1947 को जो देन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे वो क्लीमेंट और एटली थे। ठीक है, उनका टाइम पीरियड क्या है? तो 1945 से
1951 और 1940 से 45 किसका टाइम पीरियड था? ये विंस्टन चर्चिल का था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। देखिए ब्रिटेन में जैसे हमारे यहाँ पार्टीज है ना, बीजेपी है, जैसे हमारे यहाँ बीएसपी है, वैसे ही वहां भी तो पार्टीज है ना। भाई इलेक्शन किसके बीच में? पार्टीज में ही तो पॉलिटिशियन काम करते हैं। तो वहां पर लेबर पार्टी थी, मतलब क्लीमेंट आर एटली जो है वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये भी आ सकता है। और इस लेबर पार्टी के एक इंडियन भी हमारे नहीं, वो लिबरल पार्टी थी, सॉरी। दादा भाई नौरोजी जिसके सदस्य थे वो लिबरल पार्टी थी। लेबर पार्टी अ, जो थी वो ब्रिटेन की पार्टी थी और क्लीमेंट एटली इसी से बिलोंग करते थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे हम लोकसभा कहते हैं अपने यहाँ, में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। मतलब जो एटली सर एटली थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये बोल दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, जून 1948 को जो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स हैं, जो उत्तरदायी लोग हैं, उनको सत्ता देने के बाद भारत छोड़ देंगे। जून 1948 के बाद वो यहाँ नहीं रुकेंगे। और क्लेमेंट एटली ने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब कि जो इंडिया का पार्टीशन हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय नियुक्त कर दिया। तो फाइनली वेवल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, 45 तक था, और लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया वायसरॉय। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के भी जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लास्ट वायसरॉय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। उन्होंने क्या किया कि 24 मार्च 1947 को वायसरॉय का पद ग्रहण किया और तुरंत ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की भी विशेष हिदायत दी गई थी कि आपको अखंड भारत को बनाए रखना है। और ये बात भी बताई गई कि वो भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्णय ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर सिचुएशन चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके, मतलब हमारी रिस्पेक्ट भी रह जाए और हमारा लीस्ट लॉस हो, ठीक है, ज्यादा लॉस भी ना हो। तो माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना बहुत जरूरी हो गई है। ठीक है, जिस तरह से मुस्लिम लीग का रवैया था, जिस तरीके से दंगे हो रहे थे, जिस तरीके से नोआखली में हुए 16 अगस्त 1946 को दंगे, सीधी कार्यवाही वाला दिवस जो उन्होंने बनाया। और अ, तो एटली ने वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा माउंटबेटन प्लान जो है वो 1947 को इंडिया आया था। ठीक है, माउंटबेटन 46 में बने थे, और 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जो एटली ने तैयार किया था ब्रिटेन से। उसके अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया। ठीक है, 3 जून 1947 को आया माउंटबेटन प्लान, और जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसमें ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो कंट्रीज बनेंगे, दो डोमिनियन बनेंगे। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को ये काम होगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक यानी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। ठीक है, 4 जुलाई को, और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं अपने यहाँ, द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई यानी कि 15, 16, 18 जुलाई, ठीक है, 1947 को प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ? देखिए 24 मार्च से 6 मई तक, ठीक है, 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों यानी इंटरव्यूज की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। अब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान कहा। ठीक है, गुप्त सीक्रेट नाम दिया बाल्कन प्लान। ठीक है, मतलब माउंटबेटन प्लान काम नहीं किया तो इन्होंने एक प्लान बनाया बाल्कन प्लान। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा
भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग बनाए। ठीक है, पंजाब और बंगाल। देखिए, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी वो कह रही थी कि हमें पंजाब भी चाहिए, सिंध भी चाहिए और इधर बंगाल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब वो इंडिया के बीच से होके जाना चाह रहे थे। तो इससे तो हमेशा दंगे फसाद होते, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। ठीक है, वो एक साइड नहीं रहना चाह रहे थे, इंडिया के को बीच में रख के दोनों साइड होना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पंजाब सीमा आयोग, ठीक है, और बंगाल सीमा आयोग नाम के 2 आयोग गठित किए। और सर रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ, याद रखिएगा। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर इस जो ये आयोग था, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, इनका इसका काम क्या था कि पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे 2 पार्ट में बांटना और उनका बॉर्डर डिसाइड करना। ठीक है, उनकी सीमा का निर्धारण करना। इस काम में उन्हें और भी फैक्टर्स को देखना था। हर आयोग में, यानी कि पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग दोनों में ही 4 सदस्य थे। उन 4 सदस्य में 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, जो 4 सदस्य थे उसमें से 2 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, और 2 मुस्लिम लीग से थे। राइट। गांधी जी की पहली मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों को सौंप दी जाए। ठीक है, गांधी जी ये कह रहे थे कि अगर हम पूरी की पूरी एंटरिम गवर्नमेंट जिन्ना जी के हाथ में सौंप देंगे तो शायद उनको वो जो सेपरेट पाकिस्तान बनना था, जो 2 कम्युनलिज्म के बेसिस पे जो पार्टीशन हो रहा है इंडिया का, वो रोका जा सके। लेकिन गांधी जी का ये जो सुझाव था ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को समझ में नहीं आया। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी कांग्रेस की, उसको गांधी जी का सुझाव नहीं समझ में आया। जब उनके हाथ में नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, तो इतने दंगे हो रहे हैं, अगर उनके हाथ में हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने क्या कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। मतलब अगर मुझसे परमिशन ले गई मैं कभी नहीं मंजूर करूंगा। तो कुल मिलाकर गांधी जी, याद रखिएगा, कि पार्टीशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। नेक्स्ट, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा कि जब 15 जून 1947 को भारत के विभाजन का, इंडिया के पार्टीशन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ किया कांग्रेस ने, तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस प्रस्ताव को जीवी पंत ने प्रस्तुत किया, गोविंद वल्लभ पंत जी ने प्रस्तुत किया, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन यानी इसको सेकेंडेड किया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत जी ने प्रस्तुत किया और समर्थन उसको मौलाना अबुल कलाम आजादी ने दिया था। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, नवंबर 1947, इसका मतलब हम तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए थे। इसका मतलब आजादी के समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आचार्य जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और कृपलानी के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन, ठीक है, अब स्वतंत्रता के जस्ट बाद जो 1948 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हुआ है, तो जयपुर में हुआ। जयपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना, तो पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, ये भी याद रखना है। और 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन हुआ, तो पुरुषोत्तम दास टंडन नए अध्यक्ष बने। तो याद रखिएगा 1948 में जो हुआ जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। और जिस साल हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया, तो मतलब इनेक्ट हुआ हमारा संविधान, तो 1950 में कांग्रेस का नासिक अधिवेशन हुआ और पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। राइट, इसके बाद 1951 से 54 तक, 51 से 54, ठीक है, अब हम आजादी हो गई है, हमारे 5 ईयर प्लान्स भी चालू हो गए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों रहे।
और पार्टी का नेतृत्व तो एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई कि पार्टी का नेतृत्व तो एक ही व्यक्ति करेगा। और 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई? तो भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां थे, उन्होंने मतदान किया था। तो याद रखिएगा कि 14 और 15 जून 1947 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, उसमें इंडिया के पार्टीशन के अगेंस्ट किसने वोट किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटायर गांधी भी कहते हैं। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, ये इन्होंने कोटेशन दिया था कि राष्ट्रवाद का, ठीक है, संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, मतलब नेशनलिज्म ने समर्पण कर दिया कम्युनलिज्म के साइड पे, ठीक है। तो ये किसने कहा था? सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। ऑब्वियस तभी बात है, तभी उन्होंने ये बोला था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया था, ठीक है। याद करिएगा, याद रखिएगा कि कांग्रेस पंजाब प्रांत की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू, और इन्होंने पार्टीशन के बाद और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की और नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियनों की सभाएं, संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल ना गठित हो जाएं, तब तक संविधान सभा ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। तो ये भी था, ठीक है। और 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रभावशाली भाषण दिया। और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन, जो कि इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन आप जानते हैं है, तो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, आप जानते हैं, बंगला में लिखा था, फिर हिंदी में अनुवाद हुआ। तो जन गण मन गाया गया और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और किसने गाया? तो सुचेता कृपलानी जी ने गाया। और पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि तब गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 तक रहे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने, 48 से 50 तक रहे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया। इस पद पर वो 26 जनवरी 1950 तक रहे, ठीक है। उसके बाद इस पद को ही हटा दिया गया और 1952 से 54 तक वो मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और 1959 में उनके कई सारे थोड़े से मैटर हो गए कांग्रेस से, तो उन्होंने फाइनली कांग्रेस को छोड़ दिया और स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो सी राजगोपालाचारी ने कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता भी दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन बहुत आता है वनडे एग्जाम्स में। और भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन, ठीक है, 1930 को हमने मनाया था ना 26 जनवरी घोषित स्वतंत्रता का दिवस की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, बट पूरा 2 महीने का हमने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और इस दिन को हम अपने गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आर कोपलैंड ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, मतलब जो इंडियन नेशनलिज्म था वो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। और मैं आपको बता दूं कि यस, अगर ऐसा कहा है आपका ए आर देसाई, एक सोशोलॉजिस्ट हैं,
उन्होंने कहा है कि इंडिया में नेशनलिज्म नहीं आता, ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आते। ब्रिटिशर्स ने मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन तैयार किए, इसलिए तो किसने कहा, ए आर देसाई ने कहा था, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट थे ये, अक्षय रमनलाल देसाई इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा था कि इंडिया में नेशनलिज्म ब्रिटिशर्स की वजह से आया, अगर ब्रिटिशर्स जो है मेटेरियलिस्टिक कंसेप्शन तैयार नहीं करते तो इंडिया में कभी नेशनलिज्म आ ही नहीं पाता, ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा था। और कोप लोन महोदय का यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, और जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया था, फिर उसका गला घोटने का प्रयास किया, ठीक है, तो इस तरीके से ए आर देसाई जी ने ये कहा था। और कोपलैंड ने ये बताना भूल गए थे, ऐसा मतलब ये हमने ऐड किया है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, मतलब कि अनवांटेड चाइल्ड था और ब्रिटिशर्स के लिए, और इन्होंने उसको जन्म पे दूध पिलाने से इनकार कर दिया, फिर उसका गला घोटने का प्रयास किया, फिर उसके बाद भी वो निकल के आई, ठीक है। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पनिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ठीक है, तो ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारत का एकीकरण, ठीक है, इस पे के एम पनिक्कर जी ने ऐसा कहा था। यस, थोड़ा सा लेंदी था हमारा नोट्स का पार्ट, बट इंपॉर्टेंट है भाई, भारत आजाद हो रहा है, स्वतंत्रता मिल रही है, ठीक है, तो ये हमारा नोट्स का पार्ट था। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट को, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट को, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो देखिए, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, और वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये सब वहां की पार्टीज हैं, जैसे हमारे यहाँ भी पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, जिसमें दादा भाई नौरोजी जी भी रहे हैं सदस्य, ठीक है, लंदन में, और कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। चलिए, तो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे, ये हमने पढ़ा है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, ये बात उन्होंने फरवरी 1947 20 फरवरी 1947 को कहा था कि जून 1948 को हम शासन को उत्तरदायी हाथों में सौंप कर चले जाएंगे वापस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। हमने नोट्स में पढ़ा है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया 1947 को, बट उन्हें हिदायत दी गई कि यथासंभव कोशिश करें कि भारत को संयुक्त रखना है आपको, ठीक है, भारत को संयुक्त रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, कौन सी योजना भारतीय सरकार का आधार, स्वतंत्रता का आधार बनी? तो स्वतंत्रता का आधार जो बनी, वो बनी आपकी माउंटबेटन योजना, सबसे लास्ट में आई थी, ठीक है, माउंटबेटन योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अच्छा, क्वेश्चन छूट गया है क्या हमारा? अच्छा, ये रहा, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की का आधार बनी, ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी, बिल्कुल सत्ता के हस्तांतरण के बारे में इसमें था प्रोविजन, देश के विभाजन का भी आधार बनी, ठीक है, और सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका बी भी सही होगा और सी भी सही होगा, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, ठीक है भाई। सत्ता का हस्तांतरण कहा तो क्या था ना कि जून 1948 में माउंटबेटन प्लान में ही ऐसा बोला गया था कि जून 1948 के बाद नहीं रुकेंगे ब्रिटिशर्स यहाँ, और उत्तरदायी हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करके वापस लौट आएंगे, और देश के विभाजन का भी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो ये जुलाई 1947 में,
कब? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब से? तो ये 18 जुलाई से। देखिए आपको पता है 15 जुलाई में 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ, फिर 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आया, फिर 18 जुलाई को फाइनली स्टेट से इसको परमिशन मिल गई। ठीक है, तो 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो ये माउंटबेटन प्लान के नाम से जानी गई, आप सब जानते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ नया लगेगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ यूनिक लगेगा तो उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, जो कि मैं हमेशा कराती हूँ आपको। नेक्स्ट है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा हुई थी? तो माउंटबेटन आपका प्लान 3 जून 1947 को इंडिया आया था। ठीक है, 3 जून 1947। डेट याद रखनी है, 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो क्या अंग्रेजों ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी, इसका रीजन ये था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वीक हो गए? यही इसका करेक्ट रीजन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश थे वो काफी वीक हो चुके थे। ठीक है, इसलिए उनको जाना ही पड़ा। ठीक है, हमारे विरोध हैं, जो हमारे रिएक्शंस हैं, उसको फेस नहीं कर पा रहे थे चीजों को। ठीक है, तो यस, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और सही व्याख्या है, रीजन सही व्याख्या करता है असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही क्योंकि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। देखिए ये बात सच, ये तो बिल्कुल गलत है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी नहीं। क्यों बनेगी भाई, हम तो सोवरेन हो गए थे, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। रीजन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। बिल्कुल, गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नियुक्त किया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, अच्छा, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, अगर हम इंडियन की बात करें तो सी राजगोपालाचारी की नियुक्ति भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी को बैठाया था। यस, तो ये आपका सही है। ठीक है, यही आपका सही है। तो आपका असर्शन सही है, बट असर्शन गलत है, बट रीजन सही है आपका। ठीक है, ये देखिए, उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश शासक द्वारा की गई थी, इसलिए वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को, ठीक है, विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसको स्टेट की जो परमिशन है वो मिली थी, वो पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की जब योजना उन्होंने लगा कि उतनी ज्यादा नहीं सक्सेसफुल बिहेवियरल एस्पेक्ट में हो रही है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, बाल्कन प्लान बनाया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन का ये प्लान था। ठीक है, ऑप्शनल एक प्लान बनाया था, एक वैकल्पिक योजना, और उसको सीक्रेट नाम दिया था बाल्कन प्लान। नेक्स्ट है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई, क्यों सहमत हुई? उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे और वह भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। ये इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है सी। देखिए आपको जैसा कि आपने पढ़ा कि जो मुस्लिम लीग थी उसने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, दंगे करवाए, नोआखली में दंगे कराए, बांग्लादेश में। ठीक है, तो बहुत दंगे कराए, तो सांप्रदायिक दंगों से बचाना, कम्युनल रॉयट से बचाना चाहते थे, इसलिए स्वीकार कर लिया। ठीक है,
और देखिए इस संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, ठीक है, कि मैंने अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते हैं अगर, तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोस्ट बना होता। ठीक है, तो इसलिए स्वीकार कर लें वो ज्यादा सही है, एक सेपरेट कंट्री दे दे बजाय इसके कि एक कंट्री के अंदर कई सारे पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किया। बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ठीक है, कौन कौन ये बात सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं मानती थी, बिल्कुल ही गलत है। तो ए सही है आपका और आर गलत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वो स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो उन्होंने गांधी जी ने अंतरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम गवर्नमेंट पूरी तरीके से जिन्ना को दे दी जाए, तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ये करेक्ट होगा आपका, जिसको कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। तो रेडक्लिफ समिति जो थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को निर्धारित करने के लिए की गई थी। दो आयोग भी बने थे, बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग, दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, ये सब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। आपको पता है कि दो आयोग बने थे, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बन गई। क्योंकि उस आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे, इसलिए इस सीमा को रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया। और जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब? जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया गया था। ठीक है, 1946 में जब आया था उसके बाद सारा अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, अब पार्टीशन होना निश्चित था। ठीक है, देखिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। किंतु मुस्लिम लीग ने, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। इसलिए भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वो भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी, आपको पता है अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने की थी। ठीक है, जेबी कृपलानी। लेंदी टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक बचते हैं जो कि एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिसलेनियस है, अवार्ड्स हैं और आपका इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो लिखी हैं। तो देखिए ऐसे तो ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जीएस में आपका वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, किसकी बायोग्राफी है ये बुक, ठीक है, नाम क्या है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक्स वाला पार्ट। बट अगेन मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको पूरी घटना चक्र कराऊंगी, तो दैट मीन्स मैं आपको पूरी घटना चक्र कराऊंगी, राइट। तो हम कंप्लीट करेंगे बाकी के टॉपिक्स को भी, हालांकि इंपॉर्टेंट पार्ट आज से ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1947 को के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दिल्ली का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। ठीक है, जेबी कृपलानी।
नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? समर्थन किसने किया था, ये हमें बताना है। भारत के विभाजन का समर्थन जो है 1947 की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। ठीक है, और उसके अपोज में सीमांत गांधी यानी फ्रंटायर गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां थे। समर्थन समर्थन सेकेंडेड किया था, समर्थन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और आपका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जीवी पंत जी ने, और अध्यक्षता की थी किसने? तो अभी हमने पढ़ा, अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी जी ने। ठीक है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो ये कहा था फेमस कोटेशन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने, जो कि पंजाब प्रांत से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंट हो गए हम, ठीक है, हमें आजादी मिल गई, तो इन्होंने कांग्रेस से जो है अपने आप को अलग भी कर लिया था और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हमने अभी भी मैंने रिपीट किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया? तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी इन्होंने गाए थे ये गीत। ठीक है, याद रखना है आपको। इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम भी है। नेक्स्ट है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी की नियुक्ति की थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो राजगोपालाचारी, प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय गवर्नर जनरल जब आएगा तब। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अंतिम सी राजगोपालाचारी ही थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, और देखिए कि 1948 से 1950 तक वो भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इस पद पर वो 26 जनवरी 1950 तक रहे। उसके बाद इस पद को ही खत्म कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था, और 1952 से 1954 तक वो मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, और 1959 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। के बारे में ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडियन गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। सी राजगोपालाचारी है हमारा कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? ठीक है, वायसरॉय हमें बताना है। भारत का अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमने लॉ मिनिस्टर, ठीक है, या विधि मंत्री बनाया था स्वतंत्र भारत के। ठीक है, और गांधी जी ने उनको न्योता दिया था। नेक्स्ट है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से सही क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए पूछ रहे हैं ये। तो देखिए, बिल्कुल प्रारंभ से
तो हमें पता है कि सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद थे, 2 बार बने, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। ठीक है, तो ये हमारा है करेक्ट सीक्वेंस। तो क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन आए थे, फिर वीवी गिरी बाद में आए थे। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, अदरवाइज ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले और दूसरे दोनों हो गए थे, तो 10 साल तक तो रहे थे, 50 से 62 तक। और एस राधाकृष्णन दूसरे नंबर के 62 से 67 तक, और जाकिर हुसैन तीसरे 67 से 69 तक, और वीवी गिरी 69 से 74 तक राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा, सीक्वेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओके, तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद बना, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आपका देखिए, जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट में थे, अबुल कलाम आजाद बाद में सेकेंडर बने, समर्थन किया उन्होंने। 2 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में से लोक निर्णयार्थ संस्तुति थी? किस या किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? ने संस्तुति की थी, तो देखिए, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, बलूचिस्तान, सभी में। ठीक है, तो क्योंकि बेटन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं में बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक, दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। तो प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो या नहीं। यदि किसी भी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष मत देता है, तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम का प्रावधान था, और सिंध बलूचिस्तान में असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले में सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन के समय अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे, और इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो भी जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है, देखिए, जेबी कृपलानी जो है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे विभाजन के समय, और ये 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक बने रहे। और इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, फिर 1948 में पट्टाभी सीतारमैया बने, और उसके बाद 1950 का हुआ जिसमें पुरुषोत्तम राज टंडन बने। ठीक है, ये याद रखना है हमें। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को, यानी कि स्वतंत्रता के समय, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी इंडियन नेशनल नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेरठ में। ठीक है, 1946, तो ये जेबी कृपलानी 1946 से ये बने थे, 47 नवंबर 47 तक ये रहे थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे, यानी 15 अगस्त 1947 की बात ये कर रहा है। तो उस समय आचार्य जेबी कृपलानी ही थे कांग्रेस के अध्यक्ष, नवंबर 1947 तक ये रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया है, अध्यक्षता दी गई थी। उसके बाद 1948 में पूरा प्रॉपर इलेक्शंस हुए और पट्टाभी सीतारमैया बने थे अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी नहीं सम्मिलित हुए थे क्योंकि पार्टीशन हुआ था, और नहीं चाहते थे पार्टीशन हो इंडिया का, इसलिए वो कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। यस, और दूसरी चीज ये कि वो महात्मा गांधी जी जो थे बंगाल में नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वो सम्मिलित नहीं हुए थे और नाराज भी थे।
नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि एक शुभ दिन था? नहीं। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नहीं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? यस। इसलिए हमने 2 महीने का वेट किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, बट हमने प्रॉपर वेट किया था, ठीक है, 2 महीने का, और फिर 26 जनवरी 1930 को हमने जो है लागू किया अपने संविधान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये किसका कथन है? तो ये आर कोपलैंड का कथन है, ठीक है, आर कोपलैंड का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आर कोपलैंड ने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेज राज की ही संतति थी, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म बॉर्न चाइल्ड था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये जो कोट है, ये जो कोटेशन है, ये के एम पनिक्कर जी ने कहा था। के एम पनिक्कर का ये कोट था। अभी हमने अपने नोट्स में भी इसको पढ़ा, लास्ट एकदम लास्ट लाइन थी, ठीक है, उसमें भी हमने इसको पढ़ा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि के एम पनिक्कर जी ने ऐसा बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था। अच्छा, जब इंडिया को इंडिया इंडिपेंडेंस मिल रही थी, जब हमें इंडिपेंडेंट हो रहे थे हम, हमें स्वतंत्रता मिल रही थी, तो ब्रिटेन के महाराजा कौन थे? ठीक है, महाराजा, तो ये थे जॉर्ज 6, ठीक है, जॉर्ज 6। पंचम नहीं, पंचम तो उस समय थे जब आपका 1911 में 12 में जब दिल्ली दरबार लगा, जब कैपिटल ट्रांसफर हुई है कलकत्ता से दिल्ली, है ना, आपको दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आ रही थी, उनके स्वागत के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था मुंबई में, है ना, ये सब याद रखिए, भूलना नहीं है आपको। कैपिटल ट्रांसफर हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और ये जॉर्ज 6 जो है दिसंबर 1936 में ब्रिटेन के सम्राट घोषित किए गए और 1937 में ये गद्दी पर बैठे। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा एक लेंदी टॉपिक था, फिनिश होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सही होगा। तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में चीजें की गई, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस नए टॉपिक में, जो कि हम आज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इसे हमें और लेंथी नहीं करना है, फिर आप बोर हो जाएंगे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, फिर इसका कोई मतलब भी नहीं है। उतना ही करेंगे जितना हम एक दिन में कर पाए, राइट। तो बाकी का ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं कि हमारे कितने टॉपिक बाकी हैं अभी, राइट। जब हम देखेंगे हमारा इंडेक्स, मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, एडजस्ट कर लिया है, ओके। तो अंतरिम सरकार भी हो गया हमारा, विभाजन और स्वतंत्रता, अच्छा ये 50 नंबर का टॉपिक था, 50th टॉपिक था ये हमारा। इसके बाद अब हमारा बचेगा 51, 52, 53, 54 एंड 55, ओके। तो 5 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, जिसमें से 51 है संवैधानिक विकास, और मिसलेनियस है हमारा विविध, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, और पत्रिकाएं पुस्तकें उनके लेखक हैं, आर्ट एंड कल्चर है थोड़ा सा, इसमें आर्ट एंड कल्चर आपका एंशंट का भी आ जाएगा, मिडाइवल का भी आ जाएगा और मॉडर्न का भी आ जाएगा, और परंपरागत पुरस्कार हैं। 5 टॉपिक्स हैं, तो इनको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और लोगों को जोड़े जो भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।